Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 10th August and we are here to discuss some current affairs from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे टॉपिक्स होंगे ये सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स सिसोदिया बेल इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस. अब सिसोदिया जी जो थे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, तो उन्हें जो है वो बेल मिल चुकी है. किस जुर्म में थे वो अंदर? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के केस में थे. अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है क्या, कब हुआ था ये, क्या उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, कैसे इम्पैक्ट किया उसने, उनको जेल कितने दिनों की हुई और बेल किस बेसिस पे मिली है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ठीक है. सेंटर्स सब टैली retires that Tamil Nadu government should adopt national education policy. तमिलनाडु गवर्नमेंट जो अपने जिनको जो है तमिलनाडु जो लैंग्वेज है, मतलब जो उनकी जो स्टेट लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना है और उनको जो है बेस रखना है. इस वजह से वो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, सेंटर की नहीं. तो उनको जो है अभी सेंटर ने जो है वो एडवाइस किया है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करे. ठीक है. इसका जो डिटेल स्टडी है वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या मतलब क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे. यूनियन कैबिनेट पेव्स अवे फॉर 8 रेलवे लाइन्स इन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना. ठीक है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है यूनियन कैबिनेट पेव्स अवे 8 रेलवे लाइन्स प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी पढ़ेंगे, वो है क्या. ठीक है. कैसे इम्पैक्ट किया है अब तक, उसके क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या टारगेट्स थे उसके. अभी जो एक्सटेंड की गई है वो दिसंबर 2024 तक, तो क्यों की गई है, किस वजह से की गई है, उसके टारगेट्स क्या है, सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. बिल प्रपोजिंग 4 नॉमिनीज टू अ बैंक अकाउंट टेबल्ड इन लोकसभा में क्या हुआ है कि एक बिल जो है वो टेबल किया गया है. ठीक है. बिल क्या कहता है, एक बैंक अकाउंट में जो है 4 नॉमिनीज होने चाहिए. अब वो 4 नॉमिनीज क्यों होने चाहिए, मतलब उसके पीछे क्या मोटो है, क्या रीज़न है. ठीक है. ये सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. अगला आर्टिकल है आदिवासीज आर हिंदूज असर्ट लॉ मिनिस्टर. 1995 सिविल राइट्स एक्ट को बेस लेके जो है हमारे लॉ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं आदिवासीज आर हिंदूज. ठीक है. ये उनका एक स्टेटमेंट है. तो वो क्यों दिया है उन्होंने स्टेटमेंट, क्या रीज़न है इसका, और 1995 सिविल राइट्स एक्ट है क्या, वो सब इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे. गवर्नमेंट सेज क्रिमिनल ईयर नॉट एप्लीकेबल फॉर SC/ST कोटा. गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ बताई थी कि सब क्लासिफिकेशन होगा, सब डिवीज़न होगा SC/ST कोटा में क्रिमिनल ईयर के बेसिस पे. अब गवर्नमेंट ने जो है उसको मना कर दिया है, वो नहीं करेंगे वो सब डिवीज़न, सब क्लासिफिकेशन. क्यों नहीं करेंगे, क्या वजह है उसकी, हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. अमन कीप्स इंडिया एंड छत्रसाल्स फ्लैग फ्लाइंग हाई. इंडिया के पास अपना 6th मेडल आ चुका है ओलंपिक्स गेम्स में. ठीक है. 2024 ओलंपिक्स जो चल रहा है पेरिस में, उसका 6th मेडल जो है वो इंडिया ने हासिल कर लिया है. वो 6th मेडल भी हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल है. ठीक है. अमन जो है उन्होंने रेसलिंग में 6th मेडल लाया है. क्या मतलब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. जो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल का डिटेल स्टडी स्टार्ट करने से पहले कल के जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटी रोमियो स्क्वाड टू कॉम्बैट ईव टीजिंग. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो उसकी जो है स्थापना करी थी ताकि ईव टीजिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाए? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब. उत्तर प्रदेश. ठीक है. उत्तर प्रदेश ने करी थी. अब उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये रीएक्टिवेट करने की घोषणा करी है. कल के आर्टिकल में हमने ये पढ़ा था. ठीक है. अगर अच्छे से जानना है तो कल का आर्टिकल जाके देख लीजिए एक बार. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एसोसिएटेड विद एक्यूट एंसेफेलाइटिस आउटब्रेक इन इंडिया? चंद्रीपुरा वायरस, डेंगू वायरस, निपा वायरस, जिका वायरस. चंद्रीपुरा वायरस. ठीक है. चंद्रीपुरा वायरस के बारे में कल हमने पढ़ा. एंसेफेलाइटिस के बारे में भी हमने पढ़ा. चंद्रीपुरा वायरस चिल्ड्रंस में
जो है उसका जो हायर सीवियर स्टेज होता है वो एनसेफेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। ये आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 15th फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 15th फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, 15th फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इनमें से, वो हमें देखना है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट रेकमेंड्स, ये नहीं है, इट रेकमेंड इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, नहीं। इट रेकमेंड्स the use of population data from 1971 census, no. It recommends creation of special disaster management fund for states, yes, this is correct। हमने कल देखा फाइनेंस कमीशन जो है वो recommendations प्रस्तुत करता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये एक ब्रिज बनने की कोशिश करता है, उनको दोनों को बाइंड करके रखता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर में। तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है रेकमेंड किया है स्पेशल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेज, कोई स्टेट में अगर कभी किसी स्टेट में डिज़ास्टर हो गया, रिसेंटली देखा था वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड हो गया, तो तब क्या होता है ना कि उस वक्त स्टेट को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड अलोकेट कर दिया जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ होता है वो डेवलप कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें डिज़ास्टर के अंदर, जैसे ड्रॉट कभी आ गया कोई स्टेट में, तो जिनको लॉस हुआ है उनको जो है वो थोड़ा दे सकते हैं, उनका लॉस कम करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड के अंडर आता है और ये जो है 15th फाइनेंस कमीशन का जो है वो रिकमेंडेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जन्मभूमि स्कीम। जन्मभूमि स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया, नो। एनहांसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, no. Promoting participatory governance and rural development, encouraging tourism in heritage site, ये true है, ये नहीं, ठीक है। Promoting participatory government and rural development, participatory government, कल ही हम लोग ने जन्मभूमि स्कीम के बारे में पढ़ा था। जन्मभूमि स्कीम जो है वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्टेट है, स्टेट के जो रूरल है, ठीक है, स्टेट के लोकल बॉडीज़ जो है उनको जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में और भी कुछ चीज़ों में जो है उनको इंक्लूड करने की जो है वो एक पार्टिसिपेशन की स्कीम थी है। तो ये स्टेटमेंट भी वही दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सिसोदिया बेल इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। अब ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस है क्या, ठीक है। 17 मंथ्स अगो क्या हुआ था, 17 मंथ्स बिहाइंड, 17 मंथ्स तक जो है इनको जेल हुई थी, जो सिसोदिया है ये, ठीक है, इनको जेल हुई थी। ये हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष नाम है इनका, मनीष सिसोदिया नाम है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इनको जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ फोर्समेंट, ईडी के द्वारा जो है वो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे और वो किस केस में लगाए थे? लिकर केस में लगाए थे, दिल्ली लिकर केस में, ठीक है। एक्साइज पॉलिसी मतलब एक्साइज पॉलिसी का दूसरा नाम लिकर केस भी हो सकता है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, ऑल्सो नोन एज दिल्ली लिकर स्कैम, has been significant political and legal controversy in India involving high-profile leaders of Aam Aadmi Party, including Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy CM Manish Sisodia. The case revolves around allegations of corruption and irregularities in implementation of new excise policy introduced by Delhi government in नवंबर 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो रखी थी, ठीक है। नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो होने वाली थी, मतलब नई एक्साइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चलने वाली थी, बट ये इन्होंने इरेगुलरिटीज़ दिखाई उसमें, ठीक है, वो सही से नहीं कर पाए, काफ़ी करप्शन दिखा। इस वजह से जो आम आदमी पार्टी के कुछ मतलब पॉपुलर लीडर्स, ठीक है, सीएम, दिल्ली के जो सीएम हैं उनको भी और जो डिप्टी सीएम हैं उनको भी जो है वो मतलब उनके ऊपर भी चार्जेस प्रेस किए गए थे। 17 मंथ्स तक जो है वो सिसोदिया जी जो है वो
जेल में रह चुके हैं और अब उनकी जाके बेल हुई है इस केस में, ठीक है। बैकग्राउंड जान लेते हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का। द गवर्नमेंट लेड बाय अरविंद केजरीवाल इंट्रोड्यूस द न्यू एक्साइज पॉलिसी विद स्टेट एम मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द अल्कोहल इन सिटी। दिल्ली में जो है अल्कोहल की जो सप्लाई है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाने के लिए जो है ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन जो है वो करी गई थी, ठीक है। बट वो नहीं, उसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ दिखाई दी और बहुत ज़्यादा करप्शन दिखाई दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस वजह से सिसोदिया जी जो है वो जेल में थे अब तक। द पॉलिसी सॉट टू मूव अवे फ्रॉम गवर्नमेंट रन लिकर स्टोर to a system dominated by private vendors. The key feature of the policy includes allocation of liquor vends through open bidding, the establishment of retail zones and significant reduction in the number of dry days. ठीक है, ड्राई डेज का जो नंबर ऑफ ड्राई डेज होता है, ठीक है, ड्राई डेज पे जो लिकर स्टोर्स होते हैं वो सारे बंद रहते हैं, कोई लिकर सप्लाई नहीं होती उस दिन, ठीक है। उसमें जो है उन दिनों में जो है वो रिडक्शन दिखाई दिया नंबर ऑफ ड्राई डेज में, ठीक है। जब लिकर का एलोकेशन जब होता है, ठीक है, लिकर एलोकेशन थ्रू ओपन बिडिंग्स होती है, उसमें लिकर एलोकेशन होता है, उसमें भी जो है थोड़े बहुत करप्शन दिखाई दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर आउटलुक। करंट डेवलपमेंट क्या है इसमें? एज ऑफ अगस्त 2024 द केस इज स्टिल अनफोल्डिंग विद सीबीआई एंड ईडी कंटिन्यूइंग देयर इन्वेस्टिगेशन। अभी तक जो है वो अभी भी केस जो है वो अनफोल्ड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सीबीआई और ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है अच्छी तरीके से, बट अभी तक जो है कुछ नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं कोई चीज़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होगा वो होगा सेंटर तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, शुड अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तमिलनाडु की गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसा सेंटर की एडवाइस है, ठीक है। तमिलनाडु को अपने रूट्स और अपनी जो लैंग्वेज है उसे प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उसको प्राइवेटाइज नहीं करना है। इस वजह से क्या होता है, और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की जो सिस्टम्स है वो भी मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट के फेवर में वो उसको फेवर नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है ना कि तमिलनाडु की जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो अपना एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी चलाती है, ठीक है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो अब सेंटर क्या कह रहा है, सेंटर जो है वो एडवाइस दे रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप जो है वो सेंटर की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसे फॉलो करिए। क्या है अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020 हम देखते हैं। उसके विजन्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बेसिकली क्या है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ये हमें बताती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है, क्रिएटिव माइंड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। उसका करिकुलम, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब कुछ ऐसे ही डेवलप किया गया है ताकि जो है ब्रेन का जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत पॉजिटिव तरीके से हो, ठीक है। Global competitiveness aims to make Indian education globally competitive by integrating technology and innovating teaching methods। नए टीचिंग मेथड्स को जो है करिकुलम में लाके, ठीक है, टीचर्स को ट्रेन करने के बाद जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है इंडिया की जो एजुकेशन को है वो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल स्टेज पे जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। Early childhood care and education. Educational stage. The policy emphasizes the importance of early childhood care and education by integrating it with foundational stage. Foundational stage जो है 3 to 8 years, इसमें जो है वो क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी पे ज़्यादा एम्फोसाइज करा जाएगा, ताकि क्या होता है, ये लर्निंग स्टेज होती है, ठीक है, ये फाउंडेशन स्टेज होती है। इस स्टेज पे अगर बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा तो उसका आगे ब्रेन डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा। करिकुलम एंड जी जो करिकुलम्स होते हैं, ठीक है, विल बी प्लेड बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, फोकसिंग इफेक्टिविटी एंड साइकोमोटर्स एबिलिटी, ठीक है। जो करिकुलम होते हैं, करिकुलम जो होता है वो प्ले बेस्ड होगा, ठीक है, प्ले बेस्ड
होंगे और एक्टिविटी बेस्ड होंगे। उससे क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अगर एक पैराग्राफ है, अगर या तो कोई स्टोरी है, अगर हम उसको पढ़ के जाएंगे तो हमें वो थोड़ा कम याद होगी। अगर हम उसे देखेंगे, अगर हम उस स्टोरी में होंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से वो स्टोरी पता होती है। ठीक है, तो उसी को बेस लेके जो है प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड जो है वो करिकुलम जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों को। स्कूल एजुकेशन, न्यू pedagogical structure proposes 5+3+3+3+4 स्ट्रक्चर। ठीक है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश होगा। Multilingualism encourages teaching in mother tongue, religion, language and regional language until at least grade 5। grade 5 तक जो है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें भी टीचिंग्स होंगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अ रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF विल बी डेवलप टू इंटीग्रेट मोर होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड एंड एन्जॉयबल अप्रोच टू एजुकेशन। एक रिवाइज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड स्टडी को कंसिडर करके एन्जॉयबल बना के थोड़ा सा अप्रोच टू एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन करी जाएगी इन सब चीज़ों को जो है अपना के। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स, schools will assess students based on 360 degree holistic report progress cards। holistic progress cards 360 मतलब हर सब्जेक्ट में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में जो है अभी क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज होता है। ठीक है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपका जो है ग्रेड्स जो है वो बताए जाते हैं। बट इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू क्या होगा कि आपको ओवरऑल जो आपका करिकुलम है, जैसे जिम हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स में हो गया आपका, कि स्पोर्ट्स में आपकी नॉलेज कितनी है, और भी प्ले एक्टिविटीज़ में या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स होगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, वैसे ग्रेड कार्ड आपका बनाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन, introduction of vocational education from grade 6 onwards including internship to integrate practical knowledge with academics। ठीक है, internships grade 6 के बाद में क्या होगा, internships include होंगी, vocational education का introduction होगा grade 6 के बाद। ठीक है, हायर एजुकेशन, multidisciplinary education encourages a multidisciplinary approach allowing students to choose subject across discipline, promoting flexibility in learning। learning में flexibility लाने के लिए जो है multidisciplinary approach अपनाया जाएगा। ठीक है, credit transfer system establish academic banks of credits for students to store and transfer credits। टीचिंग एंड एजुकेशन एंड टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, जो टीचर्स जो है वो करिकुलम में है, जो ऑलरेडी सिखा रहे हैं बच्चों को, उनका जो है वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाएगी उसी प्रोसेस के थ्रू। टीचर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, टीचर के जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया सेट ऑफ प्रोफेशनल्स जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन भी जो है जो है बच्चों को अभी जैसे लॉकडाउन के बाद में, कोविड-19 के बाद में जो है डिजिटल ऑनलाइन स्कूल्स क्लासेस जो है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, तो उसी का हेल्प लेके जो है और डिजिटल किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों को। डिजिटल लिटरेसी, एम्फसाइज द नीड ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल यूज़ होगा टेक्नोलॉजी का। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी भी उन्हें करवाई जाएगी। रेगुलेशन एंड गवर्नेंस, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी जो इसको रेगुलेट करेगी, जो चीज़ें सारी देखेगी। ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशंस, प्रमोट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशंस अलाउइंग देम टू डिज़ाइन देयर करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इक्विटी एंड इंक्लूजन्स, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जोन, जेंडर इंक्लूजन फंड, सपोर्ट फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप, ये सारी भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, इंडियन लैंग्वेज का प्रमोशन किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है? कंटिन्यूस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विच विथ अ फोकस ऑन प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज वे स्टूडेंट्स लर्न 3 लैंग्वेजेस, 2 ऑफ विच शुड बी इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाएगा जिसमें दो लैंग्वेजेस जो है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है,
classical and regional language, art and culture, emphasize the integration of art and culture and heritage education. art and culture और heritage education का जो है, जिससे इंडिया की जो हिस्ट्री पता चलती है और इंडिया कैसे मतलब कितना एंशंट जो एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री में कितना डेवलप था, क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, सारी चीज़ें जो है वो इसमें दिखाई जाएंगी, इसमें बताई जाएंगी, एजुकेट किया जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन. द National Education Policy 2020 will be implemented in phases over next decade with central and state government working collaboratively. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में जो है अगले डेकेड तक जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है वो फेजेस में, ठीक है, फेज़ होंगे, उसके फेजेस में जो है वो अप्लाई करी जाएगी. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, robust system of monitoring and evaluation will be established to track progress and impact of policy. ठीक है, प्रोग्रेस और इम्पैक्ट क्या है पॉलिसी का, उसको मॉनिटर करने के लिए एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन विद टारगेट टू रीचिंग 6% ऑफ GDP विल बी एसेंशियल for the successful implementation of the policy. 6% of the GDP, ठीक है, टारगेट जो है वो 6% तक GDP के पहुँचने का जो है वो टारगेट है, उससे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो माना जाएगा. की चैलेंजेस क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी. द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ दिस इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. ठीक है, मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में बताया कि उनको जो है उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज और अपना जो है कल्चर जो है उनको अपने स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो रखना है. इस वजह से वो 3 लैंग्वेज फार्मूला का बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन, द सक्सेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल बी डिपेंडेंट ऑन इफेक्टिव एंड इक्विटेबल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डाइवर्स रीजन्स ऑफ इंडिया. रिसोर्स एलोकेशन, एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिटिकली टू अचीविंग दी एम्बिशन गोल्स ऑफ NEP. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा. अगला आर्टिकल देख लेते हैं. यूनियन कैबिनेट पेव्स वे टू 8 रेलवे लाइंस प्रोजेक्ट PM आवास योजना. PM आवास योजना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा. PM आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. An overview. Pradhan Awas Yojana is a flagship housing scheme launched by Government of India in 2015 with objective to providing affordable housing to all eligible urban poor by year 2022. अब PM आवास योजना ने हमें क्या मतलब क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? PM आवास योजना इसलिए एस्टैब्लिश हुआ था कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर जो है जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है ना, कभी कभी स्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं. ठीक है, स्लम्स दिखाई देते हैं, एक गैप दिखाई देता है. ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में एक स्लम्स में और अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज में गैप दिखाई देता है. तो इस स्कीम के तहत क्या था कि जो स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं उनको एक पक्का घर की जो है योजना या फिर पक्का घर जो है वो उन्हें दिया जाएगा. ठीक है, इस स्कीम के थ्रू ये बताया था. एक जो है हाउसिंग से रिलेटेड ये स्कीम है. ठीक है, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव, ये 2015 में वैसे लॉन्च हुई थी स्कीम और 2020 तक का इसका टारगेट था कि ये टारगेट अचीव करे. बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर हाउसिंग for all initiative aims to address the acute housing shortage in urban areas, particularly among economically weaker section. EWS में particularly जो है ये स्कीम जो है वो अप्लाई होगी. Lower income groups and middle income groups, primary objective is to provide पक्का house. ठीक है, primary objective क्या है? पक्का house provide करवाना. स्कीम का स्ट्रक्चर क्या था? द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू 4 की वर्टिकल्स. बेनिफिशियरी लेड कॉन्स्टिट्यूशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिटेड लिंक्ड ससेप्टेबिलिटी स्कीम. ठीक है, ये 4 तरीके से जो है इसका 4 वर्टिकल्स से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा. इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रहा था. अचीवमेंट टू डेट as per March 2020 over 123 lakh
houses have been sanctioned under this scheme, with approximately 62 houses completed and handed over to beneficiaries. ठीक है, 123 लाख जो हाउसेस है वो सैंक्शन हो चुके थे, जिसमें कि 123 लाख हाउसेस सैंक्शन हो चुके थे, जिसमें कि 62 लाख जो है वो बन चुके थे, हाउसेस बन के कंप्लीट हो चुके थे और बेनिफिशरीज को है वो अलॉट भी कर दिए गए थे. ठीक है, दिस स्कीम हैज़ सीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, गुजरात, Maharashtra, which have shown reboost implementation. ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जो इन सारे स्टेट में ये स्कीम जो है इसके जो स्कीम के जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई दिए हैं, बहुत सारे बेनिफिशरीज दिखाई दिए गए हैं. एक्सटेंशन एंड कल्चरल फोकस एंड करंट फोकस. The Union Compact recently approved the continuation of PM आवास योजना till December 31st, 2024. ठीक है, PM आवास योजना के जो टारगेट्स है उसे अचीव करने के लिए जो है वो दिसंबर 2024 तक जो है वो एक्सटेंड करा दी गई है. ठीक है, कंटिन्यू करा दी गई है. This extension was necessary to ensure completion of already sanctioned houses. ठीक है, जो already sanctioned houses थे उनका completion जो है वो अचीव करने के लिए ये स्कीम का extension necessary था. A significant number of proposals for housing units were submitted in the last 2 years of original scheme timeline requiring additional time for construction. This extension will primarily focus on completion of sanctioned houses. ये extension किन बातों पे focus करेगा? Complete sanctioned houses. ठीक है, completion जो sanctioned houses थे उनका completion, उनकी building, ठीक है, उनका infrastructure develop करने पे सबसे ज़्यादा focus होगा. Financial assistance पे भी focus होगा. चैलेंजेस क्या थे? अब इस पीएम आवास योजना के चैलेंजेस क्या थे? डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, पीएम आवास योजना हैज़ फेस्ड सेवरल चैलेंजेस. लैंड अवेलेबिलिटी, एक्वायरिंग सूटेबल लैंड इन अर्बन एरियाज हैव बीन अ चैलेंज. ठीक है, अब अर्बन एरियाज़ में आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और लैंड की ही सबसे ज़्यादा कमी होती है. ठीक है, तो वो एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है challenges फेस करने पड़े हैं. फंडिंग गैप्स, while the central government provided substantial financial assistance, delays in the release of funds at the state level have seen sometimes slowed down project implementation. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बजट या फिर एक फंडिंग जो है वो अप्रूव कर दी थी स्कीम के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो सैंक्शन होने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लग गया काफ़ी. Urbanization pressure. Rapid urbanization has led to increased demand of housing, putting pressure on scheme to meet the needs of growing urban population. Growing urban population के जो needs है, अब urban population में क्या होता है ना, houses develop होते रहते हैं. ठीक है, उसका pressure भी था कि उस need को fulfill कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. क्वालिटी कंसर्न्स, क्वालिटी भी एक कंसर्न था कि हाउस जो बना रहे हैं हाउसेस उसकी क्वालिटी कैसी होगी. ठीक है, लॉन्ग टाइम तक जो है सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी जो है क्वालिटी मेजर्स थे इसके, वो उसमें भी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. आगे बढ़ते हैं. पीएम आवास योजना के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सक्सेस ऑफ पीएम आवास योजना अर्बन. हाउ डज दिस पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पीपीपी, इसका जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस किया है. ठीक है, इस स्कीम को उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया है उसके बारे में बताना है इस आंसर में. प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इस आंसर की. द बिल प्रपोजिंग 4 नॉमिनीज टू अ बैंक अकाउंट टेबल्ड इन लोकसभा. अब लोकसभा में क्या हुआ है कि एक बिल जो है वो टेबल किया गया है. क्या उस बिल में क्या है कि 4 नॉमिनीज, ठीक है, 4 नॉमिनीज होने चाहिए कोई भी बैंक अकाउंट के. ठीक है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बूस्ट ऑडिट क्वालिटी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ऑडिट क्वालिटी बूस्ट करने का एक मेन उसका ऑब्जेक्टिव है इस बिल का. एक्सटेंडिंग टेन्योर ऑफ कॉरपोरेट बैंक्स, एक्सटेंडिंग टेन्योर
extending tenure of cooperative bank directors also finds place. Bill also proposes to amend RBI Act 1934 and SBI Act 1955 among others. अब ये जो बिल है वो RBI Act 1934 और SBI Act 1955 को जो है वो अमेंड करता है एक तरीके से, ठीक है. Bill proposing a challenges to bank account law including an account holder, the option of naming up to 4 nominees has been tabled in Lok Sabha. Finance Minister sources said that the bill seeks to improve governance standards, provide consistency in reporting by bank to Reserve Bank of India, ensuring a better protection of depositors and investors, improve audit quality in public sector banks, and provide an extending tenure of directors son whole time in cooperative banks. ठीक है, cooperative banks में जो है मतलब जो अकाउंट्स होंगे उसका टेन्योर बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक रहे, बेनिफिशरीज़ को जो है वो बेनिफिट मिलने के लिए ये बिल जो है वो टेबल किया गया है. बिल का बेसिकली जो बिल का जो है वो 4 नॉमिनीज़ जो है अप टू 4 नॉमिनीज़ जो है हम बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जो अगर इन केस कभी किसी का अनफॉर्चुनेटली कभी किसी का कुछ डेथ हो गया तो जो बेनिफिशरीज़ है, जो नॉमिनीज़ है, उनको जो भी है वो मिल जाए, ठीक है. बैंक अकाउंट की ऑडिट में इसके बैंक अकाउंट के जो ऑडिट्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये बिल, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. और ये जो बिल है वो अमेंड करेगा द बैंकिंग लॉज बिल 2024 that proposes to amend RBI Act 1934. ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. ये बिल किस बिल को अमेंड करता है? RBI Act 1934 को अमेंड करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को अमेंड करता है, द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 को भी ये अमेंड करता है, एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 को भी अमेंड करता है, ठीक है. इतने सारे एक्ट्स को जो है ये अमेंड करता है. तो आप प्री में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो बिल है 2024 का बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है वो किन लॉस को जो है वो अमेंड करता है, किन एक्ट्स को अमेंड करता है. तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. अगला जो आर्टिकल है, Adivasis are Hindus asserts to law minister citing 1995 Civil Rights Act. अब सिविल राइट्स एक्ट ये जो है लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने क्या बोला है लोकसभा में पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो है उन्होंने ये बोला है कि आदिवासीज जो है वो भी हिंदूज़ है, ठीक है. आदिवासीज जो है वो भी हिंदूज़ है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसमें इन्होंने जो है मिस्टर रावत had asked if the act defines Hindus and if so whether this definition includes tribal people. Responding to this, ठीक है, इनको पूछा गया कि जो सिविल राइट्स एक्ट है क्या वो डिफाइन करता है हिंदूज़ को, ठीक है. तो उन्होंने ये रिस्पॉन्स में बोला है कि मिस्टर मेघवाल सेड various acts including the protection of civil rights act defines Hindus, ठीक है. उनको पूछा गया कि कौन सा एक्ट या कौन सा लॉ जो है वो डिफाइन करता है आदिवासीज हिंदू है. तो उन्होंने बोला कि जो सिविल राइट्स एक्ट है वो हिंदूज़ को डिफाइन करता, वो आदिवासीज को डिफाइन करता है एज हिंदूज़, ठीक है. उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन में बोला कि सेक्शन 3 ऑफ एक्ट इट सेज persons professing the Buddhist, Sikh or Jain religion or persons profession the Hindu religion in any of its forms to or development in including ठीक है. ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. ये स्टेटमेंट में उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि एक्ट का जो सेक्शन 3 है, ठीक है, सेक्शन 3 एक्ट का ये कहता है कि आदिवासीज जो है वो हिंदू में कंसिडर किए जाएंगे विथ जैन, बुद्धिस्ट और जो और भी रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनके साथ में जो है वो कंसिडर किया जाएगा.
प्रोविजंस देख लेते हैं, पहले एक्ट देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है क्या? It is an important piece of legislation in India that aims to prevent and penalize the practice of untouchability and any discrimination based on caste. अब पार्लियामेंट के सेशंस में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऐसे सारे टॉपिक्स पे बहुत बात की जाती है, क्योंकि अभी तक जो है वो टोटली अबॉलिश नहीं हुआ है, कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है, ठीक है, वो अबॉलिश नहीं हो पाया है इंडिया में तो पूरी तरीके से। तो इस वजह से कुछ कुछ एक और आर्टिकल आने वाला है इसी से रिलेटेड एक है, ठीक है। तो जो है डिस्कशंस काफ़ी होते हैं, तो उस दौरान जो है लॉ मिनिस्टर ने ये सारा जो चीज़ है ये बताया है कि आदिवासी भी हिंदू में कंसिडर होते हैं, ठीक है। उन्होंने किस एक्ट को बेस लेके बोला है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब 1955 के एक्ट में क्या ये एक्ट है कि जो अनटचेबिलिटी और भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए कि ये प्रोहिबिट हो रहा है कि नहीं, ये एक्ट जो है वो बनाया गया था, ठीक है। उसके की प्रोविजंस क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पनिशमेंट्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन। द एक्ट आउटलाइंस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट आर पनिशेबल अंडर द लॉ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये लॉ, ये एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग तरीके जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे डिफाइन करता है और उसके अगेंस्ट जो है पनिशेबल, वो एक पनिशेबल ऑफेंस को जो है बताया जाता है कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट है वो भी ये डिसाइड करते हैं। पेनल्टीज फॉर प्रमोटिंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करने के अगेंस्ट जो है वो पेनल्टी भी दी जाती है। द एक्ट ऑल्सो पनिशेस दोज हु प्रमोट और जस्टिफाई द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो प्रमोट करते हैं या जस्टिफाई करते हैं कि अनटचेबिलिटी तो होनी चाहिए या अनटचेबिलिटी वापस आनी चाहिए, ठीक है, इन सारी बातों को जो जस्टिफाई करते हैं, जिसके फेवर में बातें करते हैं या किसी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है उनको भी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है, उनके अगेंस्ट पनिशमेंट उनको हो सकती है, ठीक है। Cancellation of licenses. If a person convicted of practicing untouchability holds a professional license, the court has power to cancel or suspend that license. अब कोई मतलब बड़े लेवल पे है, बड़े जैसे कोई प्रोफेशनल सर्जन है या फिर टीचर है, प्रोफेसर है, ठीक है, ये सारे इस लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है, जब कोई अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता हुआ दिखता है, ठीक है, तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है। वो गवर्नमेंट ने ये बताया है कि उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इतने बड़े लेवल पे कभी ये सारी चीज़ें मतलब नहीं आनी चाहिए। Government's role. The Act empowers the government to cancel grants or suspend license of any institution found guilty of practicing untouchability. कोई institution या फिर कोई बड़ा प्रोफेशनल कुछ जैसे हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस में अगर कहीं ये अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो दिखाई देती है तो उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, वो प्ले शट डाउन कर दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट बताती है। अब सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिए। हाउ डज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे ये रिलेटेड है, ठीक है, कैसे इसको मैंडेटेड करता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, आंसर में। डिस्कस द लीगल एंड मॉरल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अलाइनमेंट। इसके जो मॉरल और लीगल इम्प्लीकेशंस है वो भी आपको बताने हैं, वो भी डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेज क्रिमिलियर नॉट एप्लीकेबल टू SC/ST कोटा। अब थोड़े दिन पहले मैंने एक आपको न्यूज़ बताई थी कि सब क्लासिफिकेशन होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, ठीक है। सब क्लासिफिकेशन पे जो है वो गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो अब जो है वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है, क्रिमिलियर जो है वो SC/ST के लिए नहीं लागू किया जाएगा। कि वो क्यों नहीं लागू किया जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, क्यों नहीं लागू किया जा रहा है कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को जो है वो वर्क करना है। इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्रिमिलियर का जो सिद्धांत है वो SC/ST कोटा के लिए नहीं लाएंगे, जो OBC के लिए है फिलहाल के लिए, बट SC/ST कोटा के लिए नहीं लाएंगे फॉर सर्टेन रीजंस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
अगला आर्टिकल जो है, इंडिया के पास सिक्स्थ मेडल जो है वो आ चुका है, ठीक है। सिक्स्थ ब्रॉन्ज मेडल आया है इंडिया के पास। कौन से स्पोर्ट में आया है? रेसलिंग में आया है, ठीक है। अमन जो है उन्होंने सिक्स्थ ब्रॉन्ज मेडल लाया है इंडिया के पास रेसलिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आज के जो आर्टिकल्स थे उस पे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड फॉर ऑफेंसेस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सी पेनल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ती है अगर कोई गिल्टी पाया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। ऑफेंस में कौन सी पनिशमेंट्स जो है वो इंक्लूडेड है? इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ओनली फाइन्स, कम्युनिटी सर्विसेज, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। इन चारों में से कौन सी ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो सिविल राइट्स के जो उसमें होती है वो बताई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। अब इसमें से क्या क्राइटेरिया है जिससे डिफाइन होता है बेनिफिशरीज, ठीक है। बेनिफिशरीज जो है वो इन चारों में से कौन से क्राइटेरिया से डिफाइन होती है? ओनरशिप ऑफ पक्का हाउस बाय बेनिफिशरी और एनी फैमिली मेंबर, एनुअल हाउस इनकम, अर्बन एरिया रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ अबाउट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर यूज टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज अंडर, ये चारों में से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे पता चलता है कि ये बेनिफिशरीज है प्रधानमंत्री आवास योजना के, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? It mandates a common entrance exam for all undergraduate course in India. It processes the establishment of a national assessment center called Parak. It introduces 4-year undergraduate degree program, degree program as the only option for students. It reduces the school education cycle from 12 years to 10 years. अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रेफरेंस में दिया गया है, उसका आपको बताना है आंसर, ठीक है। आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आंसर जो है आपके कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हमने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से एक बार, वीडियो को फिर से एक बार देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, ठीक है। आपसे कल मिलेंगे, धन्यवाद।